गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर होगा, ठीक है। श्रेयांश, ईशान किशन, सचिन, आयुष चौधरी, ईशान भारद्वाज, दिव्यांशु। तो आज सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग जो ना फिगर के बारे में बात करेंगे। जैसे 3 साइडेड फिगर हो गया, या 4 साइडेड डायग्राम हो गया, या 5 साइडेड डायग्राम हो गया, 6 साइडेड डायग्राम, ठीक है। जैसे 3 साइडेड डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइडेड क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। 5 साइडेड पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में लर्न करेंगे। कम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 4 साइडेड से, फिर उसके बाद हम 3 साइडेड डायग्राम पे आएंगे। फिगर जो ना दो तरह का होता है, ठीक है निखिल। दो तरह का फिगर होता है, एक होता है आपका कन्वेक्स फिगर और दूसरा जो होता है कनकेव फिगर होता है, ठीक है ना। क्लोज्ड फिगर में अगर बात करोगे तो दो तरह का फिगर होता है। तो देखो क्या क्या होता है। जैसे क्लोज्ड फिगर की बात करोगे तो दो तरह का फिगर होता है। एक होता है आपका कन्वेक्स फिगर और दूसरा होता है कनकेव फिगर। कोई बता सकता है दोनों में अंतर क्या है? कनकेव और कन्वेक्स फिगर किसको बोलेंगे? ठीक है शुभम, कनकेव और कन्वेक्स फिगर किसको बोलेंगे? व्हाट इज कन्वेक्स फिगर और व्हाट इज कनकेव फिगर? स्ट्रेट लाइन ही होगा जो ना, ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि जो इसी टॉपिक पे आप बोल सकते हो, जो अनदर सर्किल हो गया, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्भर करता है। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत छोटी छोटी बातों को गौर करेंगे हम लोग। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिया था और जो असाइनमेंट है मैं अपलोड कर दिया हूं। अभी मैं डीपीपी देना स्टार्ट नहीं किया हूं क्योंकि थ्योरी आगे बढ़ा नहीं है। जैसे जैसे थ्योरी बढ़ेगा मैं डीपीपी भी देते चलूंगा। तो कन्वेक्स फिगर वैसे फिगर को बोलते हैं जिसका इंटरनल एंगल जो होना चाहिए ना वो 180 से लेसर होना चाहिए, ठीक है। और कनकेव फिगर वैसे फिगर, क्लोज फिगर को बोला जाता है जिसका कम से कम एक इंटरनल एंगल क्या होना चाहिए? 180 से ग्रेटर होना चाहिए। बात समझे? कन्वेक्स फिगर जो बोलेंगे इंटरनल एंगल इसका 180 से लेस होगा, इंटरनल एंगल लेस देन पाई होगा। जैसे कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। ये जो फिगर होगा ये आपका क्या कहलाएगा? कन्वेक्स फिगर कहलाएगा। जिसका इस एंगल की बात करोगे, जैसे ये ईच इंटरनल एंगल क्या होगा? ये बेसिकली 180 से लेसर ही होगा, ठीक है। 0 से ग्रेटर होगा, तो 0 से 180 के बीच में वैरी करता है। तो वैसे फिगर को हम लोग कन्वेक्स फिगर कहते हैं। ये आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में जो है कन्वेक्स फिगर ही है। अब बोलो ये कनकेव फिगर किसको बोलेंगे? जिसका कम से कम एटलीस्ट वन इंटरनल एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन पाई होगा, 180 से ग्रेटर होगा। कम से कम एक इंटरनल एंगल क्या होगा? 180 से ग्रेटर होगा। अब आप बोलोगे कि किस टाइप का डायग्राम होगा, तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। इसका ये एंगल अगर आप देखोगे, ये इंटरनल एंगल देखोगे, ये जो थीटा आएगा ये क्या होगा? 180 से ग्रेटर होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन जेई सिलेबस, समझे? जेई सिलेबस में नहीं है ये, आपको बोर्ड में भी नहीं है और जेई सिलेबस में नहीं है। तो इसके बारे में हम लोगों को लर्न नहीं करना है, ठीक है। इसको हम लोग कनकेव फिगर बोलते हैं, वैसा क्लोज फिगर जिसका कम से कम एक इंटरनल एंगल क्या होगा? 180 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो वैसे फिगर को हम लोग कनकेव फिगर बोलते हैं। हम लोग के कोर्स में जो ना सिर्फ कन्वेक्स फिगर है जिसका ईच एंड एवरी इंटरनल एंगल क्या होगा? 180 से लेसर होगा। जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, ठीक है, डेकागन, इस टाइप से जितने भी फिगर है वो कन्वेक्स फिगर कहलाता है। बात समझे? तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला फिगर हम लोग लर्न करेंगे दैट इज क्वाड्रिलेटरल।
फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला देखो पैरेललोग्राम। कोई डिफाइन कर सकता है पैरेललोग्राम को? व्हाट इज पैरेललोग्राम? एक लाइन में अगर डेफिनेशन देना हो पैरेललोग्राम का तो क्या दे सकते हो? अमन, शुभम, क्या होगा पैरेललोग्राम का डेफिनेशंस? अगर एक लाइन में डेफिनेशंस देना हो व्हाट इज पैरेललोग्राम तो क्या दे सकते हो डेफिनेशंस? पहले भी आप लर्न किए होंगे पैरेललोग्राम के बारे में। स्ट्रेट लाइन में जो ना बहुत यूज होगा पैरेललोग्राम का कंसेप्ट। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल पैरेललोग्राम में। अच्छा, 90 डिग्री एंगल कहां का सचिन? अच्छा, अपोजिट साइड पैरेलल तो रेक्टेंगल के भी केस में होता है दिव्यांशु। तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या ये डेफिनेशन सही होगा अनन्या? अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यस, जो है ना, ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये रोम्बस भी बोल सकते हो। यस, रोम्बस के केस में भी ऐसा होता है। नो सर, साइड मस्ट बी 90 डिग्री। नहीं आयुष, ऐसा नहीं होगा। क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट, तो वैसे फिगर को तो क्वाड्रिलेटरल होगा। 4 साइड से जो घेरता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसी का जो है ना सबसेट होगा पैरेललोग्राम, वन ऑफ द सबसेट होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर में तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है अनन्या। आयुष बोला है मस्ट नॉट बी 90 डिग्री। ठीक है आयुष, ऐसा तो तुम रोम्बस के भी केस में बोल सकते हो। दे आर ऑल्सो पैरेलल। नहीं, अभी तक जो है ना, जो क्लोज डाउन, जो एकदम एग्जैक्ट मैं चाहता हूं कि वो एक लाइन बताए जिसको पैरेललोग्राम को फुल्ली डिफाइन कर दे, जो अदर डायग्राम में वो प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करता हो। डायगोनल्स आर नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। आयुष, मैं ये जो बोल रहे हो कि डायगोनल्स 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये तो केस जो है ना, ये केस आप बोल सकते हो कि रेक्टेंगल के केस में भी होता है। रेक्टेंगल के केस में भी डायगोनल क्या होता है, आपस में 90 डिग्री नहीं होता है। कोई आप बोलोगे कि वैसा पैरेललोग्राम जिस जो डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा नहीं 90 डिग्री पे नहीं करेगा, तो क्या वो डिफाइन करेगा पैरेललोग्राम को? वो बोलोगे आप तो वो तो रेक्टेंगल भी होगा। रेक्टेंगल भी क्या होता है, डायगोनल को आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। आई थिंक पैरेललोग्राम का डेफिनेशन जो है ना, बुक में अगर देखोगे तो ये सब डेफिनेशंस नहीं लिखा हुआ है। साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ये तो बोल सकते हो कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, लेकिन क्या ये फुल्ली डिफाइन कर रहा है पैरेललोग्राम को? देखो, मेरा डेफिनेशन कहता है कि पैरेललोग्राम वैसा डायग्राम होगा जो डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा आपस में। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ही आप बात बोलोगे ना कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ऑटोमेटिकली जो है ना अपोजिट साइड पैरेलल होना पड़ेगा। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो वैसे डायग्राम में होल्ड करेगा जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा। अपोजिट साइड ऑटोमेटिकली पैरेलल होगा अगर डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इंटरनली, ठीक है ना। अब देखो, इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करें, इस तरह से होगा इसका डायग्राम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है आपका, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी और जे मेंस बोलो या एडवांस बोलो या इवन मेडिकल में भी बोलो, काफी इसको यूज किया है। बोर्ड तो करता ही है। तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे जब ये डायगोनल, बीडी डायगोनल जो है और जो एसी डायगोनल है ये बाइसेक्ट करेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ ए सी वो इक्वल होगा, कॉन्साइड कर जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बीडी के, ये दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। बीडी का जो मिड पॉइंट होगा वो एसी के मिड पॉइंट से क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो वैसे डायग्राम को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब आप देखो, मैं डेफिनेशन में कहीं मेंशंस नहीं कर रहा हूं कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा कि नहीं होगा। अगर डायगोनल किसी डायग्राम में, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो वैसा डायग्राम पैरेललोग्राम ही होगा, और कोई डायग्राम नहीं हो सकता है। ठीक है। अब ये हो सकता है कि रेक्टेंगल भी बेसिकली क्या होता है, पैरेललोग्राम का सबसेट होता है। और आप बोलोगे कि स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का सबसेट होगा। तो ऑब्वियसली जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होल्ड करेगा वो रेक्टेंगल में करेगा, और क्योंकि रेक्टेंगल जो है बेसिकली स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का सबसेट है, तो जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में होल्ड कर रहा है ऑब्वियसली स्क्वायर में करेगा। ठीक है। जो प्रॉपर्टी पेरेंट में इनहेरिटेट करेगा वो चाइल्ड में होगा, नहीं होगा। जो प्रॉपर्टीज पेरेंट में है वो चाइल्ड में होगा, लेकिन एक चाइल्ड का एक अपना इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज होगा जो पेरेंट के पास भी नहीं होगा। बात समझे। तो पैरेललोग्राम का अपना प्रॉपर्टीज ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होता है हाफ P1 P2 कोसेक थीटा, हाफ P1 P2 कोसेक थीटा। जहां बोलोगे वेयर P1 P2 क्या होगा, वेयर P1 and P2, where P and P2 are distances of opposite sides of parallelogram। ठीक है। and theta is the adjacent angle theta is the adjacent angle of any two side। किसी भी दो साइड का एडजेसेंट एंगल जो है वो बेसिकली थीटा होगा। थीटा इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ एनी टू साइड्स। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये एंगल मान लो ये थीटा मान ले, ये एंगल थीटा है। ठीक है। और इससे पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दे। ठीक है। ये पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये P1 है, और आपका ये पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये P2 है। तो दो पैरेलल साइड जो ना पर्पेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। मतलब P1 P2 क्या होगा, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होगा। बात समझे, P1 P2। और जो थीटा होगा वो थीटा एनी टू साइड एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल होगा। तो इसका एरिया जो होता है हाफ P1 P2 कोसेक थीटा होता है। कैसे होता है ये मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काफी बार हम इसको यूज करने वाले हैं स्टेट लाइन में और अदर चैप्टर्स में। ठीक है ना। तो चलो मैं इसका एक टिक ले लेता हूं, और यहाँ पे मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पॉइंट आउट करो। ठीक है ना। रब करते हैं इसको।
देखो उसका पैरेललोग्राम का प्रूफ जो है, एरिया कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। जिसमें ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं ये जो है पर्टिकुलर ये P1 है, ठीक है ना, ये P1 है, और इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो ये पर्टिकुलर होगा, ये P2 है, ठीक है ना, ये लेंथ आपका P2 है और ये एंगल थीटा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। एक बात बताओ, अगर बेसिक्स फॉर्मूला अगर लगाने जाओगे तो रेक्टेंगल का एरिया या बेसिकली पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिखोगे? जैसे आप ट्राइंगल का एरिया क्या लिखते हो, हाफ बेस इनटू हाइट लिखते हो। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, हाफ हटा दोगे, क्योंकि दो ट्राइंगल से ही ये अगर मान लो बीडी को ज्वाइन कर दोगे तो दो ट्राइंगल बनेगा, तो दो ट्राइंगल से ही पैरेललोग्राम बनता है। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया पैरेललोग्राम होगा बेस इनटू हाइट, नहीं होगा, ये होता है। तो बेस इसका जो है ए बी है, नहीं है, और हाइट जो है इसका है आपका P1 है। बात समझे, बेस इसका ए बी होगा और हाइट इसका P1 होगा। अब ए बी कैसे निकाल सकते हो, देखो ये अगर थीटा है तो ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको लेट से कुछ मान लेता हूं ABCD, इसको E मान लेता हूं। तो इन ट्राइंगल ABE में साइन थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा अगर निकालने जाओगे, थीटा के अपोजिट साइड ही क्या होगा, पर्पेंडिकुलर होगा, यानी AE अपॉन, और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा, यानी AB हो जाएगा। यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, AE का लेंथ को ही, AE लेंथ को ही हम मानते हैं AB का वैल्यू, ठीक है। तो यहां से AB लेंथ निकालेंगे, ये हो जाएगा P2 बाय साइन थीटा, और P2 बाय साइन थीटा इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा P2 बाय साइन थीटा इंटू P1। तो नहीं आ जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा P1 P2 कॉसेक थीटा, ठीक है ना। ये आपका होगा, ध्यान रखना है P1 P2 जो होगा बेसिकली, हाँ, दो पैरेलल साइड के बीच का पर्पेंडिकुलर लेंथ होगा। ध्यान रखना है, यहां पैरेललोग्राम का साइड को डिनोट नहीं कर रहा है P1 P2, P1 P2 क्या डिनोट कर रहा है, दो पैरेलल साइड के डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, बात समझे, P1 P2। और थीटा कोई भी दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल को डिनोट कर रहा है थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो P1 P2 बाय साइन थीटा होगा, या P1 P2 कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। समझे प्रूफ। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, डेफिनेशन बताओ पैरेललोग्राम, आपको एक ही लाइन में बताना है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कुछ आपको पैरेलल नहीं बताना है कि साइड पैरेलल होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ नहीं जानते हम। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल किसी डायग्राम में, फोर साइडेड डायग्राम में अगर बाइसेक्ट करता है तो नेसेसरली साइड भी पैरेलल होना पड़ेगा उस डायग्राम को, ठीक है ना। तो इसका जो सबसेट होगा, इस सम स्पेशल केस होगा, उसको भी मैं कवर कर देता हूं। तो देखो सम स्पेशल केस, पहला इसका स्पेशल केस है रेक्टेंगल। अच्छा, मैं रेक्टेंगल का डिफिनीशन पूछूं तो क्या दोगे आपको, क्या लगता है, रेक्टेंगल को अगर डिफाइन करना हो, मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज रेक्टेंगल। हाँ, जब हम बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल जो है ना पैरेललोग्राम का सबसेट है, तो जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो रेक्टेंगल में होगा ही होगा। यानी रेक्टेंगल का भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, एकदम करेगा। जब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम का सबसेट है, अभी जस्ट मैं बोल रहा हूं, ये पेरेंट है पैरेललोग्राम, और रेक्टेंगल उसका चाइल्ड हो गया। तो जो चाइल्ड, पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टीज होगा वो चाइल्ड के पास होगा ही होगा, और एक चाइल्ड का अपने पास एक प्रॉपर्टीज होगा, यूनिक प्रॉपर्टीज होगा, वो प्रॉपर्टीज मुझे बताना है कि क्या हो सकता है। आयुष, बहुत वाला आप लोग रेक्टेंगल पढ़ चुके हो, नहीं बता पा रहे। इस तरह का डायग्राम होता है,
ये सब 2D डायग्राम है जो ना, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये 2D डायग्राम हो गया। पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल, स्क्वायर भी होता है दिव्यांशु। पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल इज ऑल्सो a square. All angle make 90 degree each other. नहीं अनन्या? आपके आसपास बता सकते हो रेक्टेंगल, आपके घर में कोई शेप ऐसा नाम बता सकते हो जो रेक्टेंगल शेप का हो? whose opposite sides are equal, दिव्यांशु बोल रहा है। तो दिव्यांशु, स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम में क्या लगता है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होता है दिव्यांशु। तो आप अगर बोलते हो वैसा डायग्राम जिसका अपोजिट साइड इक्वल है, तब तो बोलेगा कि वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड क्या, स्क्वायर में भी होता है। ठीक है, एक बात आपने बोले कि एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एकदम आयुष जो है ना, पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल, एक तो सही है कि इसका एडजेसेंट साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, एग्री करता हूं मैं आयुष चौधरी के साथ, लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट। देखो आयुष, जब हम बोल चुके हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर रेक्टेंगल में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं रेक्टेंगल बेसिकली सबसेट है। सबसेट है किसका, पैरेललोग्राम का। तो जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी लिखवा चुके हैं वो रेक्टेंगल में लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसमें आप ये बात से तो मैं एग्री कर रहा हूं कि एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर। एक तो पहला पॉइंट ये होगा कि एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा ये आप बोल सकते हो डायगोनल्स आर इक्वल, नहीं होगा, डायगोनल्स आर इक्वल। ये दोनों ही प्रॉपर्टी इनहेरिटेड आपको पैरेललोग्राम में होल्ड नहीं करेगा। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, जबकि आपको रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे। बाइसेक्ट तो करेगा ही, जब हम पैरेललोग्राम में लिखवा चुके हैं कि बाइसेक्ट करेगा, तो रेक्टेंगल में तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। सो ये आप दो बातें लिख सकते हो कि एडजेसेंट साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा और डायगोनल्स जो होंगे इक्वल होंगे। बाइसेक्ट तो करेगा ही, डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है ना, तो ये थीटा जो है आपका 90 डिग्री होगा। और जहां तक इसका एरिया है, तो आप जानते हो इसका एरिया हो जाएगा, ये P1 मान ले और ये P2, तो इसका एरिया क्या लिखवा, एरिया होता है P1 P2 कॉसेक थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा P1 P2 और कॉसेक 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दोगे तो ये P1 P2 हो जाएगा। और अब जानते हो रेक्टेंगल जो होता है क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, वही लिखा हूं P1 P2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉसेक 90 डिग्री 1 हो जाता है। ठीक है ना, समझे रेक्टेंगल। दूसरा जो सेट होगा बेसिकली स्क्वायर। स्क्वायर किसका सबसेट होगा, वो रेक्टेंगल का सबसेट होगा। तो जो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज लिखवाया हूं वो स्क्वायर में भी होल्ड करेगा, लेकिन स्क्वायर के पास एक अपना यूनिक प्रॉपर्टीज होगा। बता सकते हो वो यूनिक प्रॉपर्टीज स्क्वायर के पास क्या होगा, जो रेक्टेंगल के पास भी नहीं होगा, पैरेललोग्राम के पास भी नहीं होगा। स्क्वायर इज ए सबसेट ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल इज ए सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। कैन यू टेल मी द वन यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर which does not hold with rectangle as well as parallelogram? एकदम सही है अनन्या, साइड्स आर इक्वल, जबकि रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होता है। सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, एग्री करता हूं मैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एकदम ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। एक चीज होगा, जो एक चीज आपको डायगोनल के टर्म में बोलना हो, डायगोनल के टर्म में बोलना हो, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझे, जैसे स्क्वायर में, स्क्वायर की बात करोगे
तो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, जबकि इसमें डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होता है। डायगोनल जो इक्वल जोड़ होगा लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होता है स्क्वायर के केस में। बात समझे। इसका एरिया जो हो जाएगा आपको, अगर साइड स्क्वायर हो जाता है, इसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। अगर ए साइड है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सो डायगोनल्स परपेंडिकुलर किसी भी डायग्राम में नहीं होगा, पैरेललोग्राम में भी नहीं होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर में होगा। एक और डायग्राम है जिसमें डायगोनल परपेंडिकुलर होता है और वो होता है रोम्बस। रब करें, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एकदम सही है। अब ये ध्यान रखना है क्योंकि हम ऐसे नहीं लिखा रहे हैं, जब हम इसको यूज करेंगे नेक्स्ट 5 चैप्टर तक ये सब डायग्राम यूज होगा। तो जब भी आपको कोई बोले व्हाट इज रेक्टेंगल, डायगोनल के टर्म में सोचना है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर 90 डिग्री, उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। स्क्वायर के बारे में बोले, ऑब्वियसली स्क्वायर के बारे में बोलेगा तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ही आप बोलते हो ना कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अपने आप साइड इक्वल होना पड़ेगा। यानी डायगोनल्स इक्वल और परपेंडिकुलर एक ही डायग्राम में हो सकता है जिसका साइड इक्वल होगा, यानी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ठीक है, पहला हो गया पैरेललोग्राम। देखो दूसरा जो होगा रोम्बस। कौन रोम्बस को डिफाइन करेगा? रोम्बस किसको बोलेंगे? व्हाट इज रोम्बस? ये भी 4 साइडेड डायग्राम होगा, क्वाड्रिलेटरल का ही वन ऑफ द टाइप होगा। रोम्बस को कैसे डिफाइन करोगे? बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी बताना है। देखो रोम्बस बेसिकली, रोम्बस भी क्या होगा? पैरेललोग्राम की सबसेट होगा। If the rectangle is a subset of parallelogram and a square is a subset of rectangle, then a square is a subset of parallelogram. एकदम आयुष, एकदम सही होगा। कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का सबसेट, और जब हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का सबसेट है, तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर जो होगा वो पैरेललोग्राम का सबसेट होगा। एकदम करेक्ट हो, ठीक है आयुष। डायगोनल बाइसेक्ट, एकदम सही है श्रेयांश, दैट वेरी गुड। रोम्बस वैसा डायग्राम होगा जो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होगा और एडजेसेंट साइड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एकदम अनन्या सही है। सो इस तरह का डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ABCD मान लें, तो इसमें इक्वल होगा। पहला तो ये होगा कि साइड, सबसे पहला यही लिखेंगे कि डायगोनल डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड एडजेसेंट, एंड जो थीटा होगा, ये थीटा जो है 90 डिग्री नहीं होगा। सेकंड में क्या लिखेंगे? एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, जबकि स्क्वायर के केस में होता है। स्क्वायर के केस में क्या होता है? एडजेसेंट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर के केस में, जबकि रोम्बस के केस में नहीं होता है।
जबकि मैं स्क्वायर के केस में बताया हूं कि डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा हाफ d1 d2 होगा, ठीक है ना। वह d1 d2 डिस्टेंसेज ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है ना। जैसे ये मान लो कि d1 इसको मान लेते हैं और इसको d2 मान लेते हैं, यानी AC का लेंथ हो जाएगा d1 और BD का लेंथ हो जाएगा d2, ठीक है। तो डायगोनल के टर्म में इसका एरिया जो होगा हाफ d1 d2 के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम whose sides are equal and with no दिव्यांशु, आपको डायगोनल के एक्सप्लेन करना है। एंगल ये तो नहीं है। होना अच्छा, वीडियो पॉज हो गया, ठीक है ना। समझे? ये बढ़े आगे, रोम्बस से आगे। आयुष, अनन्या, श्रेयांश, एक्सप्लेन है? रोम्बस समझ में आ गया? तीसरा डायग्राम देखो, ट्रैपीजम। ट्रैपीजम को किसको कैसे डिफाइन करोगे? ट्रैपीजम को डायग्राम कुछ इस तरह से होगा ट्रैपीजम का। जैसे ABCD। ट्रैपीजम को अगर डिफाइन करना हो तो क्या होता है कि टू साइड्स पैरेलल होगा और टू साइड जो होंगे नॉन पैरेलल होगा, ठीक है। इसको डिफाइन करना हो कि टू साइड्स आर पैरेलल and another two sides are non-parallel, and non-parallel sides are called इसको बोला जाता है लेग्स ऑफ ट्रैपीजम, ठीक है। अगर लेग्स इक्वल है, इफ द लेग्स आर इक्वल, then it is called, क्या बोलते हैं इसको? आइसोसेलस ट्रैपीजम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलस ट्रैपीजम बोलेंगे। वन with two right angle triangle, one rectangle with two right angle triangle। नहीं अनन्या, ट्रैपीजम क्या होगा? AB and CD, यहां पे आप बोल सकते हो AB पैरेलल होगा किसके साथ? CD के साथ। बट जो AC होगा, AD is not parallel to BC, यानी दो साइड पैरेलल होगा और दो साइड नॉन पैरेलल होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि AB जो है CD के पैरेलल है और जो AD है वो BC के पैरेलल नहीं होगा, और इसी AD और BC को लेग्स कहा जाता है, ठीक है।
इसी लेग्स कहा जाएगा, ठीक है ना। अगर ये लेग्स इक्वल है तो उसी ट्रेपिजम को हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपिजम बोलते हैं। अगर लेग्स इक्वल आता है तो आइसोसेलेस ट्रेपिजम बोलेंगे। इफ यू टेक परपेंडिकुलर फ्रॉम दी, इफ यू टेक परपेंडिकुलर, हाँ बेसिकली अनन्या वो सबसेट होगा, ट्रेपिजम का वन ऑफ द सबसेट होगा। अगर लेग्स जो है ना पैरेलल साइड पे अगर परपेंडिकुलर है तो वो बेसिकली ट्रेपिजम का वन ऑफ दी स्पेशल केस होगा, ये बोल सकते हो। लेकिन जनरल केस ये होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि लेग्स जो है, जो लेग्स मैं लिखाया हूं एडी और बीसी, वो एबी और सीडी पे परपेंडिकुलर हो, वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना अनन्या। इन जनरल आपको डिफाइन करना हो ट्रेपिजम का तो दो साइड पैरेलल होगा, दो साइड नॉन पैरेलल होगा। लेकिन नॉन पैरेलल साइड जो है, जो नॉन पैरेलल साइड है एडी और बीसी, कोई जोड़ी नहीं है कि पैरेलल साइड पे परपेंडिकुलर हो। इसका अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपिजम क्या होगा, ये होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड होगा, यानी ए बी प्लस सी डी इनटू हाइट हो जाएगा। जैसे इसके बीच का लेंथ अगर हम एच एज्यूम कर लें, ये होगा ट्रेपिजम का एरिया, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है यहां तक। तो चलो इसको रफ करते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है इस पर कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो ये हो गया रोम्बस और ट्रेपिजम का डेफिनेशन। और भी कोई डायग्राम, फोर साइडेड डायग्राम, और भी कोई जानते हो फोर साइडेड डायग्राम बता सकता है, और भी नोमेनक्लेचर। तो क्वाड्रिलेटरल का मैं पहला टाइप बताया हूं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दो सबसेट बताया हूं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। दूसरा टाइप मैं आपको बताया हूं, ठीक है क्या, रोम्बस। तीसरा बताया हूं आपको ट्रेपिजम, काइट, एकदम सही है आयुष, काइट होगा, ठीक है। तो फोर्थ होगा काइट। काइट्स को कैसे डिफाइन करोगे, काइट्स का डायग्राम कैसा होगा, इस तरह से होना चाहिए। ये काइट्स कहलाएगा, एबीसीडी जो डायग्राम होगा काइट्स होगा। इसमें जो प्रॉपर्टीज होगा काइट्स में कि वन डायगोनल bisect each other and another diagonal, ठीक है। एक डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। यहां पे आप बोल सकते हो ये बाइसेक्ट करेगा, एसी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, एक डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा आप ये बोल सकते हो, इसमें और क्या बोल सकते हो, जो काइट में आप बोल सकते हो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। हाफ लोग में ये इक्वल होता है, यानी बीसी के अबाउट ये बीडी के अबाउट, सॉरी बीडी लाइन के अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। बीडी लाइन के अबाउट काटेंगे तो हाफ लोग में कट जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, आगे चल के मैं इस सब का एरिया लिखवाऊंगा, ठीक है ना। ट्राइंगल का एरिया जैसे ही लिखवाएंगे तो उससे जो है ना आपको क्वाड्रिलेटर का एरिया या पेंटागन का एरिया, हेक्सागन का एरिया निकाल सकते हो। और भी कोई डायग्राम काइट के अलावा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है।
फोर साइडेड डायग्राम और भी कोई है क्या? यस, काइट के अलावा आयुष, एक और डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्वाड्रिलेटरल का ही सबसेट होगा। नहीं याद आ रहा है? ईशान, सचिन, सौरभ, नहीं याद आ रहा है? अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मतलब एक सर्किल अगर ड्रॉ कर लें और इस सर्किल में कोई भी 4 पॉइंट ले लें, 1 2 कहीं पे भी ले सकते हैं, 3 और 4, और इसी चारों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो डायग्राम फॉर्म करेगा उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम इक्वल होता है, यानी एंगल बी और एंगल डी का सम क्या होगा? 180 होगा। ठीक है ना, और एंगल सी प्लस एंगल ए, इसका सम क्या होगा? 180 होगा। वैसे और भी प्रॉपर्टीज होता है बहुत सारा, फिर भी मैं एक और प्रॉपर्टीज होता है जो मैं लिखवाई हूं। एक मान लो ये डायगोनल है, ठीक है ना, इस डायगोनल का लेंथ एक d1 मान लेता हूं और एक डायगोनल का लेंथ d2। लेट्स से इसका लेंथ मैं l1 मान लेता हूं, इसका लेंथ l2, इसका लेंथ l3 और इसका लेंथ l4। एक प्रॉपर्टीज और होता है कि अपोजिट साइड के डायगोनल का प्रोडक्ट, दैट मींस l1 l3 अब प्लस l2 l4, ये इक्वल होता है d1 d2। ये भी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन मेन प्रॉपर्टी यही है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। अगर ऐसा है तो वैसे डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे आप बोल सकते हो एबीसी जो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, होपफुली आप समझे होंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद मैं आता हूं ट्राइंगल पे। देखो, सम स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। अब ये सब आप जानते हो, ट्राइंगल को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एंगल के बेसिस पे डिफाइन किया गया है 3 भागों में, ठीक है ना। तो ये सब आप लर्न किए होंगे। सबसे पहला देखो, स्पेशल पॉइंट मतलब हो गया मतलब सेंट्रॉइड। सबसे पहला देखते हैं हम लोग सेंट्रॉइड क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का। मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूं जितना मुझे स्ट्रेट लाइन में जरूरत पड़ेगा, नहीं तो ये आपको सेपरेट चैप्टर जो है ना पूरा है ट्राइंगल के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ट्रिगोमेट्री में, ठीक है। तो सेंट्रॉइड किसको बोलेंगे? व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, जिसको जनरली हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से इसको डिनोट किया जाता है। कोई बता सकता है एनीवन व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल? मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल नहीं, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या अनन्या? समझे नहीं? मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल मिड पॉइंट कहीं एग्जिस्ट करेगा क्या? मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट? लाइन का मिड पॉइंट, एरिया का मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? ऑल थ्री वर्टिसेस ज्वाइन, ऑल थ्री वर्टिसेस ज्वाइन नहीं, मिड पॉइंट ऑफ, ना एकदम सही है, ईशान भारद्वाज का सही है। मिड पॉइंट ऑफ मीडियंस नहीं, मिड पॉइंट ऑफ मीडियंस, कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ईशान। पॉइंट्स वेयर ऑल द थ्री डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल, इसमें डायगोनल कहां होता है? यस, डायगोनल तो आप डिफाइन करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल में। So, देखो ट्राइंगल जो होगा कोई जोड़ी नहीं है कि ट्राइंगल इक्विलैटरल या आइसोसेलेस या कोई भी ट्राइंगल इन जनरल शेप का मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखो अनन्या क्या कर रहे हैं, बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा? मान लो तो यहां पे बीसी का मिड पॉइंट है, तो ए से जब हम ज्वाइन करेंगे, लेट्स इसको डी मान लेता हूं, एसी का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं ई, ये मिड पॉइंट है, ये इस लेंथ इसके इक्वल है, और बी को अगर ई से ज्वाइन करें, ठीक है,
और एडी एबी का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं यहां पे, ठीक है ना, एफ मान लेता हूं, यानी ये इसके इक्वल है, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ये तीनों लाइन जहां पे मीट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड बोलते हैं। यानी आप बोल सकते हो यहां पे एडी बी एंड सी एफ आर कॉल्ड मीडियंस, ये मीडियंस कहलाएगा, ठीक है। और मीडियन के कंकरेंसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो यहां पे लिख देता हूं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of median is called centroid of triangle. It is denoted by, यूनिवर्सली इसको डिनोट किया जाता है जी से, वर्ल्ड वाइड इसको जी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड को। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं अनन्या। होता है कंफ्यूजन जो है ना, एक लंबा ड्यूरेशन बीतने के बाद जो है ना डेफिनेशंस मेमोराइज नहीं रहता है, लेकिन जो है ना हम डेफिनेशंस वही आपको ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूं, मतलब आपको एक लाइन याद रखना है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, बस यही लाइन आपको ध्यान रखना है। कंकरेंसी का मतलब कंकरेंट होता है, यानी एक ही पॉइंट पे तीनों लाइन मीट करे, एडी बीई एंड सीएफ। अगर ये तीनों लाइन जिसको हम लोग मीडियन नाम दिए हैं, अगर ये मीट करता है, अब मीडियन बोलते किसको है, मीडियन बोलते हैं जो एक वर्टेक्स से पास करे और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास कर जाए, यानी ये साइड इक्वल हो, ये साइड इक्वल हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। तो मीडियंस को कंकरेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर मान लो ए का कोऑर्डिनेट मैं एज्यूम कर लूं x1y1, ठीक है ना, बी का कोऑर्डिनेट मैं मान लो x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट मैं मान लो x3, y3, तो आप जानते हो क्या है, जो सेंट्रॉइड है जी का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 होता है, ठीक है। ये होता है सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3, कॉमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन 3, ये होगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। दूसरी बात ये होगा कि जो मीडियंस है एडी बीई और सीएफ, जी सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, बता सकते हो वो सर्टेन रेशियो क्या होगा, centroid divides medians, centroid divides median internally in the ratio, क्या होगा, कौन मुझे बताएगा, दिव्यांशु भूल गया, 1:2 नहीं होता है दिव्यांशु, 2:1 होता है, ठीक है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। AG is to GH, दैट इज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि AG अपॉन ZD ये इक्वल होता है BG अपॉन GE, और ये इक्वल होता है CG अपॉन GF। ये क्या होगा, 2/1 के इक्वल होगा, नहीं लगता है 2 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, क्योंकि डायग्राम से भी दिख रहा है कि एजी का लेंथ बड़ा है और जीएच का लेंथ जस्ट हाफ दिख रहा है एजी से, तो डफली जो हम डायग्राम ड्रॉ किया उसमें भी जस्टिफाई हो रहा है कि 2:1 होगा, एकदम सचिन सही है, 2:1 होगा। समझे, 2 पॉइंट। और एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं लिखवा देता हूं, ये 2 पॉइंट हो गया, एक 2 पॉइंट और है, चलो मैं एक टिक ले लेता हूं और फिर मैं बढ़ता हूं आगे।
और कोई यूनिक प्रॉपर्टीज इसके अलावा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, आईआईटीज में भी बहुत बार पूछा है ये। और जी का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सेंट्रॉइड का तो कोऑर्डिनेट लिखा दिया हूं, आप ये बोल सकते हो कि सेंट्रॉइड चाहे ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो या इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। सेंट्रॉइड always lie inside the triangle. ठीक है? If coordinates of A, B and C are rational, अगर P by Q के फॉर्म में, then coordinate of centroid are also rational। मतलब P by Q के फॉर्म में हो, मतलब अगर मान लो कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर ये रैशनल है ना, रूट इन्वॉल्व नहीं हो, P by Q के फॉर्म में हो, तो जो सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट होगा वो P by Q के ही फॉर्म में आएगा, उसमें भी रूट इन्वॉल्व नहीं होगा, समझे? वो भी एक रैशनल कोऑर्डिनेट ही आएगा। तो यहां पे कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं कुछ सर्टेन पॉइंट ही मैं क्लिक लगा रहा हूं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये सब थ्योरी हम लोग यूज करेंगे। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट देखो, इस ट्राइंगल में जी ऐसा पॉइंट होगा, मतलब ट्राइंगल के अंदर जी एक ऐसा पॉइंट होगा जो ट्राइंगल को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CGA, और वो इक्वल होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। यानी सेंट्रॉइड ट्राइंगल के अंदर ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल के एरिया को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। मतलब इसका एरिया, ये एरिया BGC का एरिया, ये एरिया और AGC का एरिया, ये तीनों एरिया इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 1/3 होगा। पता था ये प्रॉपर्टीज? यस नो में टाइप करो। कितने लोगों को ये प्रॉपर्टीज पता था? 5th वाला नहीं पता था? बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज है ये। सेंट्रॉइड किसी को नहीं पता था? यस आयुष को पता था। अनन्या, मैं कह रहा हूं कि सेंट्रॉइड ट्राइंगल ABC का एक यूनिक पॉइंट होगा, और वो यूनिक पॉइंट ये होगा, इसकी आइडेंटिटी ये होगी, जो AGB जो ट्राइंगल बनेगा, जो BGC ट्राइंगल बनेगा और जो AGC ट्राइंगल बनेगा, इस तीनों ट्राइंगल के एरिया आपस में इक्वल होगा। और वो किसके इक्वल होगा? जो ABC का ट्राइंगल होगा उसका 1/3 होगा। ये ट्राइंगल देख लो 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। मतलब यही कहना चाह रहा हूं कि सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल के एरिया को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। श्रेयांश बोल रहा है क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। हाँ श्रेयांश, क्लास 10th में ही है, और इसका प्रूफ भी 10th में ही दिया गया है। ये तो मैं लिखवा रहा हूं कि 10th में ये लिखवाया होगा 2:1 में डिवाइड करता है, लेकिन इसका प्रूफ भी जो है ना 10th में ही लोग करवाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये कैसे लिख दिया गया, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इसका प्रूफ देख सकते हो, क्योंकि जो है ना रटवाने से बेहतर है कि विजुअलाइजेशन जरूरी है। अब मान लो कि ठीक है ये 2:1 तो 10th से आता है, अब इसका हम प्रूफ करने के लिए नहीं जाएंगे, जस्ट ये याद रखना है 2:1। लेकिन अगर मान लो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2:1 मुझे पता है, तो हाँ एकदम सही बोल रहे हो श्रेयांश, सेक्शन फॉर्मूला से आता है।
देखो कैसे आता है, मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, सेंट्रोइड का प्रूफ कर रहा हूं। देखो डी अगर बीडी का मिड पॉइंट है तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 3 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का कोऑर्डिनेट। तो यहां से प्रूफ देख लो, प्रूफ ऑफ किसका, फर्स्ट। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, x1 प्लस x2 बाय 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 बाय 2 हो जाएगा, ये होगा डी का कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि इसको 2:2 डी ए डी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये 2:1 है। अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है तो बताओ जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला से जी का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइड से, इसको लिख सकता है 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम्स ऑफ x1 और अपॉन हो जाएगा 2 प्लस 1, कॉमा उसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 अपॉन 2 और प्लस 1 टाइम्स ऑफ y1 अपॉन हो जाएगा 2 प्लस 1, नहीं होगा। अब यहां से देख सकते हो ये 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x1 सॉरी ये x2 प्लस x3 होगा, सॉरी ये x2 प्लस x3 है, ठीक है ना। तो d का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 प्लस x3 है, ये y2 y3 है। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो जाएगा, और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। समझे इसका प्रूफ, समझ में आया, रब करें इसको, याद रहेगा पांचों पॉइंट। सेंट्रॉइड ध्यान रखना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट बताया कि सेंट्रॉइड ऑलवेज क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा, चाहे ट्राइंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो या इक्विलैटरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। चौथा पॉइंट बताया हूं कि अगर एबीसी का दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर रैशनल है तो सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट रैशनल ही आएगा, ये मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताया हूं। और फिफ्थ पॉइंट जो बताया हूं कि सेंट्रॉइड ट्राइंगल के एरिया को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, ये आपका मैं फिफ्थ पॉइंट बताया हूं। और जस्ट मैं प्रूफ किया हूं, सेंट्रॉइड का प्रूफ किया हूं बाय एज्यूमिंग कि सेंट्रॉइड मीडियंस को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये एज्यूम करके मैं सेंट्रॉइड को प्रूफ किया हूं। रब करें, ठीक है ना, इस पार्ट को रब कर देते हैं। ये हो गया ऑल अबाउट सेंट्रॉइड। देखो दूसरा जो होगा दैट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, किसी को मेमोराइज है ऑर्थो सेंटर किसको बोलेंगे? नहीं पता? देखो ऑर्थो सेंटर जो होगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड होता है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड मतलब जो साइड का जो एल्टीट्यूड होगा उसका जो कंकरेंसी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर्स बोलेंगे। जनरली इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। देखो अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो मान लो ये ए बी सी,
अब बोलोगे एल्टीट्यूड, व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड किसको बोलेंगे? तो एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट। देखो अनन्या, बाइसेक्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब हो गया दो बराबर भागों में डिवाइड करना। तो बराबर भागों में डिवाइड नहीं करता है, मतलब कंकरेंस होना चाहिए, मतलब मीट करता है। तीनों एल्टीट्यूड जहां मीट करेगा उसी को हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। जैसे देखो ये आपका एल्टीट्यूड होगा जो वर्टिसेस से पास करेगा और अपोजिट साइड पे पर्पेंडिकुलर होगा, मतलब इस पे पर्पेंडिकुलर होगा, इसी को हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। बी से ये आपको पर्पेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट साइड पे, और इससे पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अपोजिट साइड पे पर्पेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपको एल्टीट्यूड होगा, यानी ए डी बीई एंड ए डी बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड ऑफ साइड्स BC, AC एंड AB। ठीक है ना, ये तीनों एल्टीट्यूड होगा। ये जहां पे जाके मीट करेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। जनरली कैपिटल एस से हम लोग डिनोट करते हैं। इसमें मैं पहला पॉइंट ये लिखवाना चाहूंगा कि अगर ये डिपेंड करता है, एच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल इफ ट्राइंगल इज एक्यूट। अगर ट्राइंगल एक्यूट है, ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। एच लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल if triangle is obtuse। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट होगा H lies on the vertex of right angle। Vertex of right angle if triangle is right angle triangle। ठीक है ना, तो ये जो ऑर्थो सेंटर होगा बेसिकली एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में ये हमेशा इनसाइड होगा। अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है तो बाहर होगा। ठीक है ना, एच लाइज आउटसाइड। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो राइट एंगल जहां पे फॉर्म कर रहा है ना उसी वर्टेक्स के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, यानी एच लाई कर जाएगा वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल पे। अगर ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम ड्रॉ करके। ठीक है ना, तो चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं और आगे मैं बढ़ता हूं। अब देखो मैं जो पहला पॉइंट लिखवाया हूं उसको मैं डायग्राम के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो पहला पॉइंट जो लिखवाया हूं, एच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल इफ ट्राइंगल इज एक्यूट। जैसे ट्राइंगल अगर एक्यूट है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल एक्यूट है, मतलब तीनों इंटरनल एंगल क्या होगा? 90 से लेस होगा। तो यहां से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो दिख रहा है कि ये एल्टीट्यूड तीनों जहां मीट करेगा वो अंदर ही मीट करेगा, ट्राइंगल के अंदर ही मीट करेगा। ये हो गया एक्यूट ट्राइंगल। सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में एच जो होगा वो हमेशा अंदर होगा। अब देखो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के केस में क्या होगा? जैसे मान लो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, मतलब एंगल ए 90 से ग्रेटर एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो इसका अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? अब देखो एल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या बोला कि वर्टिसेस से पास करेगा और अपोजिट साइड पे पर्पेंडिकुलर होगा।
ठीक है, ये होगा, ये आपका साइड हो गया। और इस पे पर्पेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना है, बी से पर्पेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना है तो ये होगा, दूसरा एल्टीट्यूड ये होगा। ठीक है, इसको मैं डी मान लेता हूं, इसको ई। और जो तीसरा एल्टीट्यूड है सी से पास करना चाहिए और इस पे पर्पेंडिकुलर होना चाहिए, बी ए पे पर्पेंडिकुलर होना चाहिए। तो बताओ तीसरा एल्टीट्यूड जो होगा अगर इसे ड्रॉ करेंगे, ये तीसरा एल्टीट्यूड होगा। ये तीनों जहां मीट करेगा वो ट्राइंगल के बाहर मीट करेगा, बात समझे? सो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यहां पे आप देख सकते हो एच लाइज आउटसाइड, ट्राइंगल के आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है ना, ट्राइंगल एबीसी के आउटसाइड लाई कर रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो ये यहां पे जो आपका एल्टीट्यूड होगा, ये आपका एल्टीट्यूड होगा। कौन कौन सा? बीई, सॉरी एडी, बीई, एनसीएफ, ये आपका एल्टीट्यूड होगा। समझे? सो ए डी बीई सी एफ क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा। ये तीनों जो मीट करेगा वो ट्राइंगल के आउटसाइड मीट करेगा। ट्राइंगल एबीसी जो ड्रॉ किया हूं उसके आउटसाइड होगा। बात समझे? ये समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में आउटसाइड लाई करेगा एच, यहां पे एच इनसाइड लाई करेगा। सो एच लाइज इनसाइड। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सही से देखोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब इसका देखो कहां पे लाई करता है। आप वो तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं। देखो एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से पास करेगा और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा। तो ए से पास करेगा और इस पे परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा? ये एल्टीट्यूड होगा। यह आपका पहला एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, जो दूसरा एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा? बी से पास करे और इस पे एसी पे परपेंडिकुलर। तो बी से पास करे और एसी पे परपेंडिकुलर, दूसरा एल्टीट्यूड क्या होगा? ये होगा, ये दूसरा एल्टीट्यूड हो जाएगा। सी से पास करे और ए बी पे परपेंडिकुलर, तो सी से पास करे और ए बी पे परपेंडिकुलर, ये आपका तीसरा एल्टीट्यूड होगा। नहीं होगा? जो इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ ये कहां जाके मीट कर गया? ये मीट कर गया वर्टेक्स ए के साथ ही। यही तो बोल रहा हूं कि एच लाइज ऑन वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल in case of right angle triangle। समझ में आया सभी को? राइट एंगल के केस में जब आप तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो वर्टेक्स ए के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, यानी जहां राइट एंगल बन रहा है उसी के साथ कॉन्साइड कर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये तीसरा। तो ये पहला पॉइंट हो गया जो मैं एक्सप्लेन किया। देखो दूसरा पॉइंट ये बोल रहा हूं कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी आर रैशनल, then coordinate of H is also rational। ठीक है, ये भी रूट के फॉर्म में नहीं आएगा। अगर मान लो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट एबीसी का कोऑर्डिनेट, तो एच का भी कोऑर्डिनेट रैशनल ही आ गया। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सेंट्रॉइड में तो दिख ही रहा था, फॉर्मूला लिखवा दिया हूं। यहां पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको। अभी जस्ट ये याद रखो
कि रैशनल ही आएगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, एच का कोऑर्डिनेट मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा एच का कोऑर्डिनेट। अच्छा, इस पे एक बहुत क्वेश्चंस आता है, जो क्वेश्चंस मैं लिखवा देता हूं आपको। एक बात बताओ, एक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। इफ ए जो है -2, 5 है, बी जो है 3, 4 है, एंड सी का कोऑर्डिनेट जो है -2 है ना, -2, -1 है, with the vertices of triangle, with the vertices of triangle ABC. ठीक है, if H is the orthocenter of triangle ABC, then find orthocenter of triangle BCH. तीन वर्टेसेस है, A -2, 5, B 3, 4 एंड C -2, -1. Be the vertices of triangle ABC. If H is the orthocenter of triangle ABC, ये -2 ना लेकर के -3 ले लेता हूं, ठीक है ना। Be the vertices of triangle ABC. If H is the orthocenter of triangle ABC, then find the orthocenter of triangle BCH. जो ज्यादा उछलता हो ना, क्वेश्चंस दे देना एक ही। जो बोलता है ना कि मैथ में हम अच्छा जानते हैं और अच्छे से समझ रहे हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है थ्योरी का, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको कोई नहीं बना पाएगा इस क्वेश्चंस को। अगर कोई लगता है कि आपको मैथ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब मैं टारगेट की बात कर रहा हूं, मैं 11th की बात नहीं कर रहा हूं, 12th या 12th पास आउट की बात। अगर कोई टच भी कर देना, बना भी देना, तो मेरे को बताना कौन ऐसा स्टूडेंट है। ये मैं क्वेश्चन दे के नहीं लिखा हूं, मैं अपने तरफ से लिखा हूं। यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस काफी फैमिलियर है, ऐसा नहीं है कि मतलब यूनिक क्वेश्चंस है। मतलब किसी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया गया है, उस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर एच है, तो बीसीएच ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर मैं पूछ रहा हूं क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं ऑर्थोसेंटर निकालने का, मैं सेंट्रॉइड निकालने का सिर्फ फॉर्मूला दिया हूं। चलिए साहब ड्राफ्ट कर देता हूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं ना? क्या होगा इसका आंसर? देखो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, इसका सॉल्यूशन देखो। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, एबीसी। जैसे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं है। जैसे मान लेता है ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। देखो ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो सेंटर होता है, जैसे ये एल्टीट्यूड हो गया, ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया, और ये तीसरा एल्टीट्यूड हो गया। ये तीनों जहां मीट करेगा उसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिसमें एबीसी का वर्टाइसिस दिया गया है, एच का वर्टाइसिस नहीं पता, लेकिन पूछ रहा है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बीसी एच, बी सी एच। इस एंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर चाहिए, इसी ट्रायंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर चाहिए, ठीक है। अब देखो गौर से देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। मुझे बीसीएच का ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो इस बीसीएच का एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। देखो मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, बीसीएच का एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो एल्टीट्यूड क्या होता है? एच से पास करने वाला, बीसी पे परपेंडिकुलर। ये एल्टीट्यूड होगा, पहला एल्टीट्यूड होगा जो एच से पास करेगा और बीसी पे परपेंडिकुलर। अच्छा, बी से पास करने वाला और सी एच पे परपेंडिकुलर, इसको अगर एक्सटेंड कर दें
तो बी से पास करने वाला और सी एच पे पर्पेंडिकुलर क्या होगा, दूसरा एल्टीट्यूड ये होगा, ये होगा दूसरा एल्टीट्यूड ये हो गया। और सी से पास करने वाला और किस पे, बी एच पे पर्पेंडिकुलर, बी एच पे पर्पेंडिकुलर, तो तीसरा एल्टीट्यूड क्या होगा, ये होगा तीसरा एल्टीट्यूड। ये तीनों एल्टीट्यूड कहां मीट कर रहा है, ये पहला एल्टीट्यूड हो गया जो एच से पास कर रहा है, बीसी पे पर्पेंडिकुलर है, और ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया जो सी एच पे पर्पेंडिकुलर है और बी से पास कर रहा है, ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। और ये आपका तीसरा एल्टीट्यूड हो गया जो बी एच पे पर्पेंडिकुलर है और सी से पास कर रहा है। तो ये तीनों एल्टीट्यूड कहां पे जाके मीट कर रहा है, सो क्या लिखेंगे, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बी सी एच क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा ए के, और ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, -2,5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगर कोई पूछे आपसे कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल सी एच ए क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एंगल बी एस, जो वर्टेक्स बी है वही हो जाएगा, यानी 3,4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बी सी एच क्या होगा, बी एच ए क्या होगा, बी एच ए, तो आप बोलोगे कि वर्टेक्स सी होगा, ठीक है ना। ये मैं तीनों लिख दिया लेकिन इसका आंसर ये होगा, -2,5 होगा इसका आंसर। ये मैं आईआईटी का क्वेश्चन लिया हूं। अब मान लो आपको मैं बताइए नहीं तो कहां से आपको समझ में आएगा, पढ़ा तो सब लोग रहा है, वही चीज पढ़ा रहे जो आपको समझ में आया। हो सकता है आपको डिफिकल्टी आई होगी समझने में, लेकिन मैं एक बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, 10 क्वेश्चन समझा के लेंगे तो अनन्या नहीं समझ में आएगा क्या, क्या इतना डिफिकल्ट है कि आप नहीं समझ आओगे। 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, एच से पास कर रहा है और बीसी पे पर्पेंडिकुलर। देखो श्रेयांश क्या बोल रहा हूं, बीसीएच का मुझे क्या चाहिए, ऑर्थो सेंटर चाहिए। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, एल्टीट्यूड का कंकरेंसी होता है, ठीक है दिव्यांशु। तो एल्टीट्यूड होता क्या है, तो एच से पास करने वाला और बीसी पे पर्पेंडिकुलर, तो पहला एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जो एच से पास कर रहा है बीसी पे पर्पेंडिकुलर, ये पहला एल्टीट्यूड होगा। दूसरा एल्टीट्यूड क्या होगा, जो वर्टेक्स बी से पास करे और आपको सी एच पे पर्पेंडिकुलर, वर्टेक्स बी से पास करे और सी एच पे पर्पेंडिकुलर, तो दूसरा एल्टीट्यूड आपका ये होगा, ये होगा दूसरा एल्टीट्यूड आपका ये होगा, जो बी से पास कर रहा है और सी एच लाइन पे क्या है, पर्पेंडिकुलर है, यानी है पर्पेंडिकुलर, ये दूसरा एल्टीट्यूड आपका ये हो जाएगा। तीसरा एल्टीट्यूड क्या होगा, जो वर्टेक्स सी से पास करे और ये आपका बी एच पे पर्पेंडिकुलर, तो तीसरा एल्टीट्यूड आपका ये होगा ना, तीसरा एल्टीट्यूड आपका ये होगा, जो क्या होगा, बी एच पे पर्पेंडिकुलर है और सी से पास कर रहा है, ये तीसरा एल्टीट्यूड ये होगा, पहला एल्टीट्यूड ये होगा, दूसरा एल्टीट्यूड ये होगा और तीसरा एल्टीट्यूड ये होगा। ये तीनों एल्टीट्यूड जो कहलाएगा बीसीएच ट्रायंगल का कहलाएगा, और तीनों कहां पे जाके मीट कर रहा है, वर्टेक्स ए पे जाके मीट कर रहा है दिव्यांशु, श्रेयांश। तो बीसीएच का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो वर्टेक्स ए के साथ कॉन्साइड कर जाएगा। सिमिलरली मैं लिख दिया हूं, जैसे मैं प्रूफ किया हूं बीसीएच के लिए, उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि एबीएच का ऑर्थो सेंटर सी के साथ कॉन्साइड कर जाएगा और एएचसी का ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स बी के साथ कॉन्साइड कर जाएगा। इस थ्योरी को याद रखना है, ठीक है ना, जस्ट एक थ्योरी है, अंडरस्टूड ना। एक्चुअली एक ही लाइन पे दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। एल्टीट्यूड दिमाग में बैठा लो, एल्टीट्यूड जो होता है जो वर्टेक्स से पास करता है और अपोजिट साइड पे क्या होना चाहिए, पर्पेंडिकुलर होता है। तो चलो इसको रब करते हैं। अरे कुछ नहीं चाहिए यार, यहां पे जो है ना लोग बेसिकली जो होना चाहिए ना लेक्चर्स डिवोशंस वो देता ही नहीं है आपको, ऊपर ऊपर पढ़ा देता है आपको। आईआईटी करने के लिए मैं बताऊं ना 10 में से 3 ही क्वेश्चन चाहिए, अगर 3 क्वेश्चंस बना लेते हो ना तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो 3 या 4 क्वेश्चन एडवांस में। मेंस में ठीक है आपको 30 क्वेश्चंस में कम से कम जनरल कैटेगरी में 10 से 11 क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, लेकिन उसका लेवल भी तो बहुत नीचे रहता है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो चलो ये ऑर्थो सेंटर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, ऑर्थो सेंटर के बाद सरकम सेंटर।
जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, ये आपका लास्ट तीसरा पॉइंट होगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो कहलाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। जनरली इसको ओ से डिनोट किया जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कंकरेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर कहा जाता है। इसका डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना, तो बीसी के बाइसेक्ट भी करना चाहिए। दो वर्ड है, मतलब बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए, यानी बीसी पे आधा पे डिवाइड भी करना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी डॉटेड लाइन को कहा जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ठीक है, दूसरा ए बी जो होगा, ए बी को बाइसेक्ट करने वाला और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मतलब ये इसके इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है ना। और तीसरा जो होगा, जो एसी पे बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये इसके इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। ये तीनों जहां जाके मीट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। नहीं अनन्या, अपोजिट, इनसाइड नहीं आउटसाइड। सरकम सर्किल का ये सरकम सेंटर कहलाता है, वर्ड सरकम सेंटर। इनसाइड नहीं आउटसाइड। सरकम मतलब होता है बाहर, इंस्क्राइब मतलब होता है अंदर, इंस्क्राइब इन सर्किल। तो वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। इन सर्किल का जो है सेंटर जो होता है आपका इन सेंटर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक आप ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करो जो वर्टेक्स ए से पास करे, तो ऑटोमेटिकली वो बी से भी पास कर जाएगा और वो सी से भी पास कर जाएगा। इसी सर्किल को कहा गया है सरकम सर्किल। क्या बोला गया, सरकम सर्किल। यानी तो इसको एक्स सर्किल भी या सरकम सर्किल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको सरकम सर्किल कहा गया है और ओ उसका सरकम सेंटर कहलाएगा। यानी आप कंफर्म है कि आप बोल सकते हो कि ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये पहला पॉइंट यही लिख देता हूं, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। और इसी को हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, जनरली कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे सरकम रेडियस, सरकम रेडियस ऑफ सरकम सर्किल। ठीक है ना, सरकम रेडियस ऑफ सरकम सर्किल। यानी ये अंदर का मतलब ट्रायंगल के अंदर का ऐसा यूनिक पॉइंट है जहां से वर्टाइसिस का डिस्टेंस इक्वल होगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। आप जानते हो ये सर्किल में प्रॉपर्टीज होता है, सरकमफ्रेंस से सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो ओ ए ओ बी ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा। यहाँ ये फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू जो होता है ना, ए बी सी बाय 4 डेल्टा होता है। लिख लो, अभी कभी कभी यूज करेंगे। जहां वेर ए बी सी आर sides of triangle and delta जो कहलाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, ये सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इसको जो है ए, इसको स्मॉल ए बोला जाता है, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। मतलब यहाँ पे जो है बेसिकली स्मॉल ए जो ले रहा हूँ, बीसी लेंथ को स्मॉल ए बोला हूँ, और जो एसी लेंथ को मैं बोला हूँ स्मॉल बी, और जो ए बी लेंथ को बोला हूँ वो स्मॉल सी है। ठीक है ना, जनरली याद होगा डेल्टा जो है हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। ये डेल्टा आप 10th में पढ़े होंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। जहां एस जो कहलाता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर। ये सब आपको पता होगा।
ठीक है ना। चलो ये पहला पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट है जिसको मैं कंप्लीट कर ही देता हूं। यहां पे बता देता हूं। तो ये फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा आगे चल के, एबीसी बाय 4 डेल्टा, ठीक है। इस कैपिटल आर सरकम रेडियस का ये फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि ओ लाइज इनसाइड इफ ट्रायंगल इज एक्यूट। ओ लाइज, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि ओ लाइज outside the triangle if the triangle is obtuse। ट्राइंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो आउटसाइड होगा। और तीसरा पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, ओ लाइज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। O lies midpoint of hypotenuse if triangle is right angle। ठीक है ना, जैसे ऑर्थो सेंटर है उसी तरह से होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा कि O lies midpoint of hypotenuse if the triangle is right angle। जैसे यहां देख सकते हो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा, दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। और तीसरा जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल भी है। ये तीनों जहां मीट करेगा ना, वो बेसिकली मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा। यानी ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्किल अगर ड्रॉ कर दो तो ये सरकम सर्किल कहलाएगा, ठीक है ना, ये आपका सरकम सर्किल होगा। वैसे भी जानते हो बेसिकली बीसी क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पे कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। कंफर्म भी हो रहा है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सरकम सेंटर जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होगा। एग्री हो सभी लोग? और एक्यूट के केस में इनसाइड होगा और ऑब्ट्यूज के केस में आउटसाइड होगा, जैसे हम लोग ऑर्थो सेंटर में ड्रॉ किए थे। एक दो पॉइंट है उसको कंप्लीट कर ही देता हूं आपको। देखो तीसरा पॉइंट ये होगा, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जी एच एंड ओ कोइंसाइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर कोइंसाइड कर जाता है। समझे? क्यों करेगा कोइंसाइड? इसलिए करेगा क्योंकि ए बी अगर बीसी और अगर सी ए के इक्वल है तो इसी केस में एल्टीट्यूड भी होगा, ये पॉपुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा। और तो ये लाइन जो होगा डी ई एफ जो होगा, यानी ए डी और बी और सी एफ, ये आपका मीडियंस भी होगा, ये आपका एल्टीट्यूड भी होगा।
ठीक है, ये इसका मीडियंस भी होगा, ये आपका पॉपुलर बाइसेक्टर भी होगा, और ये आपका एल्टीट्यूड भी होगा। बात समझे? ये तीनों जो है ना सेम हो जाएगा, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तीसरा आपका जो हो गया ये आपका मीडियंस, ये तीनों कॉन्साइड कर जाता है। और एक लास्ट पॉइंट आपका कि मीडियंस या सेंट्रोइड बी सी जे एच जी ओ, एच जी और ओ, ये 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड H, G and O are always collinear. And G divides HO internally in the ratio 2:1. ठीक है, एच जी ओ ऑलवेज कोलिनियर होगा, और जो जी है एच ओ को डिवाइड करेगा 2:1 रेशियो में। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो जो सेंट्रॉइड होगा, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर हमेशा कोलिनियर होगा, और जो सेंट्रॉइड है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये आपका फोर्थ और ये थर्ड, ये ध्यान रखना है दोनों पॉइंट। बाकी सब तो ये आपको सिमिलर है, लेकिन तीसरा पॉइंट सो स्टार मैं लगा दिया जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम आई थिंक लास्ट में ड्रॉ करना बनता है। देखो एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, और उस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद एंड अप कर रहा हूं। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हूं उसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से हैंग कर गया लगता है। देखो इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं सेंट्रोइड को। सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियंस का कंकरेंसी होता है। तो ये मान लेता हूं मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है, और ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये लेंथ इसके इक्वल है, और ये लेंथ इसके इक्वल है, और ये लेंथ इसके इक्वल है। ये तीनों पॉइंट को जहां पे ज्वाइन करेंगे, इसको जो ज्वाइन करेंगे, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा सेंट्रोइड, मीडियन का कंकरेंसी, ठीक है। अब आप देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये होगा एल्टीट्यूड, ये पहला एल्टीट्यूड होगा, दूसरा एल्टीट्यूड होगा ये। तो एल्टीट्यूड जहां मीट करेगा ये तीसरा एल्टीट्यूड, ये आएगा, ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है। और देखो पॉपुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करें तो ये होगा पॉपुलर बाइसेक्टर, दूसरा पॉपुलर बाइसेक्टर आपका ये होगा, और तीसरा पॉपुलर बाइसेक्टर आपका ये होगा। ये तीनों जहां मीट करेगा ये क्या कहलाएगा आपको? सरकम सेंटर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो तीनों है एच जी ओ, देखो एच जी ओ, ये तीनों कोलिनियर होगा, हमेशा एक सीध में होगा, और हमेशा ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तो जी है 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। डायग्राम से भी क्लियर है कि एच जी होगा 2 यूनिट और ये 1 यूनिट होगा। सो जी एच ओ को डिवाइड करेगा 2:1 यूनिट में। समझ में आया ये डायग्राम? एक बार टाइप कर दो सभी लोग, ये नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इस डायग्राम में मैं मीडियंस भी ड्रॉ किया हूं, एल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया हूं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया हूं। अच्छा आ गया समझ में? सो ध्यान रखना है, जब भी एच जी ओ को एच ओ डिवाइड करेगा 2:1 रेशियो में। देखो सौरभ मैं बोल रहा हूं कि ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हूं ये बेसिकली मीडियंस ड्रॉ किया हूं। ये मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है, तो ये आपका एक पहला मीडियन होगा,
ये डॉटेड लाइन जो होगा दूसरा मीडियन होगा, और ये डॉटेड लाइन जो है तीसरा मीडियन होगा। ये तीनों जहां पे मीट कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड। ठीक है, ये पहला एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड पहला एल्टीट्यूड है, ये दूसरा एल्टीट्यूड है। उसी तरह से ये तीसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये तीनों मीट जहां करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और ये जो होगा पॉपुलर बाइसेक्टर होगा, यानी ऐसा लाइन है जो पॉपुलर भी है बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये दूसरा पॉपुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। मान लो इसको नाम दे देता हूं। सो ओडी जो होगा पॉपुलर बाइसेक्टर होगा, ओई जो है दूसरा पॉपुलर बाइसेक्टर होगा, और जो ओएफ होगा वो तीसरा पॉपुलर बाइसेक्टर होगा। ये तीनों जहां मीट करता है उसी को मैं नाम दिया हूं सरकम सेंटर, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तो ओ और जी और एच को जब डिनोट ड्रॉ करोगे ना तो एक लाइन में होगा, कोलिनियर होगा, एक लाइन में होगा। और जो जी डिवाइड करेगा एचओ को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। यही मैं बात लिखा हूं आपको, एच जी ओ आर ऑलवेज कोलिनियर एंड जी डिवाइड्स एचओ, जी डिवाइड्स एचओ इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सौरभ, और अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो फिर ये तीनों एच जी ओ तीनों एक ही जगह कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आज हैवी हो गया क्या अनन्या? अंडरस्टूड, अनन्या समझ गई, गुड, वेरी गुड। आयुष ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो लेक्चर्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 3 वर्टेसेस और रह गया आपका। ठीक है, सृजन वेट करो, सृजन जो है ना पूछ रहा था इस टाइप का क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में जो है सृजन का मैं डॉट बताऊंगा। जो एक्सरसाइज 1 है अभी जस्ट वहीं तक बनाओगे आप लोग, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक यू।